हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइटोसिस ऑफ सेल डिवीजन। लेकिन माइटोसिस को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले जो माइटोसिस टर्म है वो फ्लेमिंग ने दिया था। इसकी जो डिस्कवरी है वो स्ट्रासबर्गर और जो है फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। स्ट्रासबर्गर ने किया था जो है प्लांट सेल में और फ्लेमिंग ने किया था जो है एनिमल सेल में। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो स्टडी की जा सकती है, इसकी जो माइटोसिस की स्टडी है वो बेस्ट स्टडी इसकी की जा सकती है जो है ओनियन रूट टिप में। थर्ड पॉइंट में ये है कि जो माइटोसिस है ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकती है, जबकि जो मियोसिस होता है वो केवल और केवल जो है डिप्लॉयड सेल्स में हो सकता है, जिसे हम मियोसाइट्स कहते हैं। फोर्थ ये है, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि माइटोसिस डिवीजन के बाद जो हमें डॉटर सेल मिलती है उसमें जो डीएनए का अमाउंट होता है और जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो पेरेंट सेल के जो है इक्वल होता है, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ये माइटोसिस होती है, इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले हम प्रोफेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज होती है। फेज में जो इंटर करती है उस सेल को हम कहते हैं इंटरफेजिक सेल कहते हैं। वो ऐसी सेल होती है जिसने G1 फेज, S फेज और G2 फेज कंप्लीट कर लिया होता है। तो सबसे पहले हमारे पास सेल कौन सी होती है प्रोफेज में? सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज में इंटरफेजिक सेल होती है। जो प्रोफेज में इंटर करती है इंटरफेजिक सेल, उसमें होता क्या है कि उसमें जो न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थ्रीड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और जो सेंट्रोसोम है वो जो है प्रेजेंट होता है जो है। तो ये हो गया क्या? सेंट्रोसोम। ये हो गया जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोफेज में हमें जो सेल मिलती है इसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है वो थ्रीड्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं और हमारे पास जो सेंट्रोसोम है जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हो चुका है वो अवेलेबल है। तो हमारे पास इंटरफेजिक सेल है जो क्या कंप्लीट कर चुकी है अपनी G1 फेज प्लस एस फेज और G2 फेज कंप्लीट कर चुकी है, ये इंटरफेजिक सेल। ये अब हमें अवेलेबल होती है किसमें? प्रोफेज में अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले होता क्या है इसमें? प्रोफेज में होता क्या है कि ये जो सेंट्रोसोम है, ये जो 2 सेंट्रोसोम है इंटरफेजिक सेल में, ये जो है पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ये यहाँ से जो है ये जो सेंट्रोसोम है ये पोल्स की तरफ जो है अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने, सबसे पहले ये अपोजिट पोल्स की तरफ आके सिचुएटेड हो जाते हैं सबसे पहले। फिर होता क्या है कि ये अपोजिट पोल्स पे ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं एक्चुअली। तो हमें याद रखना है सबसे पहले होता क्या है कि प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। ये अपोजिट पोल्स पे आके सिचुएट हो जाते हैं, वहाँ से ये जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है क्या करते हैं कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं ये सेंट्रोसोम्स। यहाँ से इन्होंने स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट जो इवेंट होती है, नेक्स्ट जो हैपनिंग होती है, क्या होती है इसमें प्रोफेज में कि ये जो थ्रीड्स के फॉर्म में, न्यूक्लियस में जो थ्रीड्स के फॉर्म में जो क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है, क्रोमैटिन फाइबर पड़ा है, वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम्स बना लेता है जो है। तो प्रोफेज में नेक्स्ट स्टेज में ये होता है कि जो क्रोमैटिन फाइबर होता है उसका कंडेंसेशन होता है, वो कंडेंस होकर जो है क्रोमोसोम्स बना लेता है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं जो है ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जो है कंडेंसेशन से। तो कुछ नहीं हुआ है प्रोफेज में। प्रोफेज में हुआ क्या है कि ये जो हमें जो सेल मिली थी, जो प्रोफेज के लिए जो हमें सेल मिली थी, जो क्रॉस कर चुकी थी क्या? एस फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। एस फेज में क्या हुआ था कि जो डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका था और जो सेंट्रोसोम्स थे वो डुप्लीकेट्स कर गए थे जो है। तो ये सेल हमको मिली थी प्रोफेज में। प्रोफेज में हुआ क्या कि जो ये सेंट्रोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया, वहाँ से उसने क्या बनाया? ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया। और नेक्स्ट इवेंट में क्या हुआ कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर जो थ्रीड्स के फॉर्म में अवेलेबल था प्रोफेज में, वो जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लिया। तो ये तो हो गया जो है प्रोफेज। प्रोफेज में एक इंपॉर्टेंट इवेंट और होती है, ये जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है, इसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है वो जो है डिसअपीयर हो जाता है जो है। न्यूक्लियर इन्वलप और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये तो हो गया जो है प्रोफेज फर्स्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होती है वो होती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं
ये क्रोमोजोम्स जो है ये स्पिंडल फाइबर से जो है अटैच हो जाते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि ये जो क्रोमोजोम्स का जो ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोजोम्स का ये सेंट्रोमियर है, ये जो है एक डिस्क के फॉर्म में एक प्रोटीन रखता है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप होती है हमारे पास वो होती है मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमोजोम्स होता है, क्रोमोजोम्स पे जो सेंट्रोमियर होता है वो सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है और क्रोमोजोम्स अलाइन हो जाते हैं जो है इक्वेटर, एकदम मिडिल ऑफ इक्वेटर में, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, वहाँ पर क्रोमोजोम्स अलाइन हो जाते हैं। बस 2 इवेंट्स होती हैं जो है मेटाफेज में, तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मेटाफेज में होता क्या है कि जो क्रोमोजोम्स होता है उस पर जो सिचुएटेड होती है जो है क्या, जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोजोम्स का। तो सबसे पहले तो ये जो सबसे पहले ये जो क्रोमोजोम्स हैं, सपोज दैट ये क्या होते हैं जो है, ये क्रोमोजोम्स का ये जो सेंट्रोमियर होता है ये स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच हो जाता है जो है। सेंट्रोमियर, एक्चुअली सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीन की डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, एक्चुअली वो स्पिंडल फाइबर से जाके अटैच होती है। तो यहाँ पर ये जो है क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो एक इक्वेटर ऑफ मिडिल ऑफ इक्वेटर पे आके सिचुएटेड हो जाते हैं जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। तो मेटाफेज में केवल इतना होता है, 2 इवेंट्स होती हैं। जो स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है और ये जो क्रोमोजोम्स होते हैं अलाइन हो जाते हैं जो है मेटाफेजिक प्लेट पे, यानी कि इक्वेटर पे आके, मिडिल ऑफ इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं जो है। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम्स जो अलाइन हुए हैं मेटाफेजिक प्लेट पे, मेटाफेज में जो अलाइन हुए थे, यहाँ पर ये इनकी सेंट्रोमियर की जो इन क्रोमोजोम्स पे जो इनका सेंट्रोमियर है, यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है जो है, ये यहाँ मिडिल से जो है स्प्लिट हो जाते हैं जो सेंट्रोमियर। तो एनाफेज में क्या हमको देखने को मिलता है कि एनाफेज में जो सेंट्रोमियर होते हैं वो स्प्लिट्स हो जाते हैं। ये क्रोमोजोम्स थे, यहाँ पर एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम्स थे वो अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो गए। एनाफेज में क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ। एनाफेज में जो ये क्रोमोजोम्स थे वो जो मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हुए थे, वहाँ पर क्या हुई, इनके सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने से जो इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये जो 2 इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये यहाँ से अलग हो गए, ये यहाँ से इस तरफ अलग हो गए। तो यानी कि ये यहाँ पर हुआ क्या कि क्रोमोजोम्स की स्प्लिटिंग हो गई। सेंट्रोमियर की स्प्लिट होने से क्रोमोजोम्स की भी स्प्लिटिंग हो गई। तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए। एनाफेज में जो है थर्ड स्टेप जो है वो एनाफेज में यही हुआ है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हुई है। यानी कि एनाफेज में केवल एक इवेंट्स होता है, केवल एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है और सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये एनाफेज में क्या हुआ है कि केवल सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो है जो सेंट्रोमियर था उसकी स्प्लिटिंग हुई है यहाँ पर एनाफेज में। एनाफेज में हम कहते हैं कि जो शेप होता है, जो क्रोमोजोम्स का शेप होता है, बेस्ट जो है डिटरमाइन किया जा सकता है एनाफेज में, जबकि जो साइज़ होता है वो मेटाफेज में बेस्ट जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। तो एक्चुअली जो सेंट्रोमियर है इसका, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग थी, एक्चुअली मेटाफेज में अगर हम देखें तो 4 सेंट्रोमियर थे, यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग होने से 4 से 8 सेंट्रोमियर हो गए हैं। आपको पता होगा किसी भी सेल में अगर हमें क्रोमोजोम्स का नंबर काउंट करना है तो हम उसको सेंट्रोमियर को काउंट कर लेते हैं, तो क्रोमोजोम्स का नंबर पता चल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 जो है सेंट्रोमियर बन चुके हैं। एक ये 4 इस तरफ और 4 इस तरफ जो है सेंट्रोमियर बन चुके हैं। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 क्रोमोजोम्स था, यहाँ पर 8 हो गया। तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स का नंबर था वो डबल हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनाफेज में जो है क्रोमोजोम्स का नंबर जो होता है वो डबल होता है, जबकि डीएनए का जो काउंट होता है, डीएनए का जो अमाउंट होता है, जो कि एस फेज में जो है डबल हुआ था, वो सेम रहता है जो है। लेकिन यहाँ पर एनाफेज में जो क्रोमोजोम्स का नंबर होता है वो डबल हो जाता है। तो जब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एनाफेज में शेप को अच्छे से डिटरमाइन किया जा सकता है जो है, जबकि साइज़ को जो है मेटाफेज में अच्छे से डिटरमाइन किया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होता है, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, जस्ट प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज। टीलोफेज में जो प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर बना था वो टीलोफेज में जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में जो है
री डिसअपीयर हो गए हैं वो रीअपीयर हो जाते हैं टीलोफेज में। तो ये फोर्थ जो हमारे पास है वो टीलोफेज है। टीलोफेज में एक्चुअली हुआ क्या है कि जो सेल है यहाँ से सेल इन्वेजिनेट करती है जो है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है साइटोकाइनेसिस की। जो सेल है उसके अंदर वापस से डीएनए जो है वो थ्रीड्स के फॉर्म में आ जाता है जो है। तो हम कह सकते हैं जो टीलोफेज जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का। यहाँ पर क्या हुआ है, क्रोमोजोम्स जो कंडेंस होकर, जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स बनाए थे वो वापस से डीकंडेंस हो गए, यानी कि क्रोमैटिन फाइबर में आ गए जो है। और यहाँ पर जो सेल होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस होता है, वो रीअपीयर हो जाता है, वापस से आ जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर जो दोनों पोल्स पे बने थे वो जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जस्ट जो है प्रोफेज का उल्टा होता है टीलोफेज। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस जो होता है। सिग्निफिकेंस में हम देखते हैं कि रीजनरेशन का काम जो है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। वुंड हीलिंग जो है माइटोसिस से हो जाती है जो है। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है माइटोसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।